नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दुनिया बदल रही है। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ चीन, और इनके बीच शुरू हो चुकी है 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया अब दो हिस्सों में बंटने जा रही है। क्या अमेरिका और चाइना मिलकर एक नया G2 वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, जहां बाकी देशों के लिए सिर्फ दो विकल्प बचेंगे, या तो वाशिंगटन के साथ जाइए या तो बीजिंग के साथ। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात ने इस बहस को और तेज कर दिया है, क्योंकि एक तरफ दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर, ताइवान, एआई और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोनों अब यह भी समझ चुके हैं कि सीधे टकराव से दोनों को नुकसान होगा। यानी अब दुनिया शायद उस दौर में प्रवेश कर रही है जहां संघर्ष भी होगा और समझौता भी। और इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है साउथ एशिया। और साउथ एशिया के तीन देश, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तीनों देश आज अमेरिका और चीन दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। चाइना इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वहीं अमेरिका डेमोक्रेसी, ट्रेड, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और सिक्योरिटी पार्टनरशिप के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। यानी साउथ एशिया अब सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि नई कोल्ड वॉर का फ्रंट लाइन बन चुका है। और आज इसी मुद्दे के ऊपर विस्तार पूर्वक मैं आप सभी के साथ जो है वो चर्चा करूंगा। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से अंत तक देखिएगा और बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत सारे एंगल से जो है हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है वो टाइम पर मिल सके। चैनल पर पहली बार हैं तो मैंने तो कहा कि सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, लेकिन अगर लिंक को अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया तो वो भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक है चीन अमेरिका का खेल। चीन एक तरफ विस्तारवाद की बात कर रहा है तो अमेरिका की रणनीति एक अलग ही चल रही, और इनमें साउथ एशिया जो है इस जियो पॉलिटिक्स का एक चेसबोर्ड बन चुका है, जिसमें मोहरे हैं नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यानी कि चीन अमेरिका का खेल नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है इसमें फंसे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीन समाचार पत्र से हमने ये कटिंग लिया है। एक जगह CSIS, दूसरा अल जजीरा और तीसरा द गार्जियन। CSIS लिखता है, ट्रंप जिनपिंग समिट इन बीजिंग मैनेजिंग द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अल जजीरा लिखता है, ट्रंप जिनपिंग मीटिंग कुड चाइना यूएस फॉर्म अ G2, द लीडर्स अपकमिंग मीटिंग इन बीजिंग has revived the idea of a group of two between the superpowers. The Guardian लिखता है, Trump land in China for high stakes summit with Jinping as Iran war looms over talks. साथियों, आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर है, और यह तुरंत की तस्वीर है जब मैं यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। उसके मात्र कुछ मिनटों पहले की तस्वीर है। ट्रंप का विमान बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर चुका है और ट्रंप जो है ये बीजिंग में आ चुके हैं। साथियों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण तो आपको याद होगा, ईरान युद्ध भी याद होगा, और आपको याद होगा चाहे हम वेनेजुएला की बात करें चाहे ईरान की बात करें, चीन ने इन दोनों ही मामले में गहरी चुप्पी रखने का रास्ता चुन लिया। डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी जारी है और चीन उन पर खामोश है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच चुके हैं, जहां वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, और उनका दौरा जो है वो 2 दिनों के लिए। हालांकि ये बैठक मार्च में होने वाली थी, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से इसमें देरी आई, और अमेरिका और चीन के मामले में टांग नहीं लड़ाएगा, यह आंतरिक समझौता जो है कहीं ना कहीं पहले से हो चुका है। इसलिए सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1.5 वर्षों के का जो इनका दूसरा कार्यकाल है, इस दौरान चीन को लेकर उनकी नीति, अब बीजिंग दौरा क्या इस बात की पुष्टि करता है कि ग्रुप ऑफ टू यानी G2 का जो है वो निर्माण हो चुका है? क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया की दूसरी ताकत जैसे भारत, रूस, फ्रांस या फिर यूरोपीय संघ के लिए वैश्विक शक्ति के रेस में अब कोई जगह नहीं है? क्या दुनिया के दूसरे देशों को या तो चीन या अमेरिका के बीच में से किसी एक को उनके अम्ब्रेला के नीचे रहना होगा? क्या भारत या रूस जैसे देश इसे बर्दाश्त करेंगे?
खासकर रूस, जो एक वक्त अमेरिका के सामने दूसरी शक्ति बनकर खड़ा था, वह इसको बर्दाश्त करेगा? साथियों, अमेरिका और चीन ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। ईरान युद्ध से चीन को काफी नुकसान पहुंचा है और उसके तेल आयात पर भी इसका असर पड़ा है, लेकिन फिर भी चीन की प्रतिक्रिया अभी तक बहुत ही सीमित रही है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों को उनसे दूर कर दिया है। भारत को लेकर ट्रंप प्रशासन की जो नीति है, उनसे नई दिल्ली को यकीन ऐसा हो गया है कि अब इससे जोड़ने में जो है वो कई दशक और लग जाएंगे। इसलिए ट्रंप सी जिनपिंग का सम्मेलन जो है वो ग्रुप ऑफ टू यानी कि G2 के विचार को फिर से जो है वो जिंदा कर दिया है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि G2 क्या है, लेकिन उसके पहले कुछ और भी बातों पर मैं चर्चा कर दूं। साथियों, ट्रंप चीन जाने वाले 8वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। 1972 में रिचर्ड निक्सन गए थे, चीन जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। माओ जेडोंग और झोउ एनलाई से उन्होंने मुलाकात की थी। संघाई कम्युनिके के जरिए अमेरिका चीन रिश्तों की शुरुआत हुई थी। 1975 में जेराल्ड फोर्ड जो है वो चीन गए थे। निक्सन के बाद संबंध समान बनाए रखने के लिए चीन पहुंचे थे। डेंग जियाओपिंग से मुलाकात की थी। ताइवान और सोवियत संघ पर बातचीत हुई थी। 1984 में रोनाल्ड रिगनन जो है वो चीन गए थे। डेंग जियाओपिंग के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग पर इन्होंने चर्चा की थी। विज्ञान, तकनीक और सांस्कृतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया था। 1975 की अगर हम बात करें साथियों, तो जॉर्ज H.W. बुश गए थे। बुश चीन के पहले अमेरिकी राजदूत भी रह चुके थे। व्यापार और मानवाधिकार मुद्दों पर बातचीत की और यह दौरा थियानमेन स्क्वायर विरोध से कुछ महीने पहले हुआ था। 1998 में अगर हम बात करें तो बिल क्लिंटन गए थे। राष्ट्रपति जियांग जेमिन से मुलाकात की थी। मानवाधिकार, व्यापार और परमाणु अप्रसार जैसे मुख्य मुद्दे रहे। चीन में लाइव टीवी पर सवाल जवाब में हिस्सा लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2001, 2002 और 2008 में जॉर्ज W. बुश जो है वो चीन की यात्रा पर जो गए थे और अपेक सम्मेलन जो और बीजिंग ओलंपिक जो है उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद 9/11 के बाद आतंकवाद विरोधी सहयोग पर जोर दिया था। व्यापार, तिब्बत और धार्मिक स्वतंत्रता पर भी चर्चा हुई थी। 2009 और 2014 की बात करें तो बराक ओबामा जो है वो चीन गए थे, जो जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और आर्थिक सहयोग इनके मुख्य एजेंडा रहे। 2014 में चीन के साथ ऐतिहासिक क्लाइमेट एग्रीमेंट भी हुआ था। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप गए थे और 2017 के बाद 2026 में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये 8वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो कि चीन की यात्रा पे गए। ये तस्वीर 2017 की है, जब ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ये चीन की यात्रा पर जो है वो बीजिंग के फॉरबिडन सिटी का इन्होंने दौरा किया था। साथियों, अब मैंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि G2 का विचार जो है वो आ चुका है। और G2 यानी ग्रुप ऑफ टू का विचार, यानी कि एक ऐसा विचार जो है साथियों जो कि नया नहीं। साल 2005 में अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था सी फ्रेड ब्रेस्टन ने पहली बार यह अवधारणा दी थी कि दुनिया को दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना मिलकर जो है वो वैश्विक स्थिरता को बनाए रखे। उस समय इस विचार को सहयोग और साझेदारी के रूप में जो है वो देखा गया था, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। जब चीन केवल विकासशील देश नहीं रहा, बल्कि अगर हम बात करें तो एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति जो है वो बन चुका है। उसकी आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमता, सैन्य आधुनिकीकरण और दुनिया भर में फैला निवेश एवं आधारभूत संरचना का जो नेटवर्क है वो लगातार जो है वो विस्तार कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और वित्तीय शक्ति बना हुआ है। यानी कि आज की वास्तविकता यह है कि ना तो अमेरिका अकेले पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है और पूरी वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर भी नहीं कर सकता, ना ही चीन पूरी अमेरिकी व्यवस्था को चुनौती देकर उसे तुरंत बदल सकता है। और यही कारण है कि अब दुनिया प्रतिस्पर्धात्मक सह-अस्तित्व के नए दौर में जो है वो प्रवेश कर रही है। एक ऐसा दौर जहां दोनों देश प्रतिस्पर्धा भी करेंगे और एक दूसरे के ऊपर भी दबाव बनाएंगे, लेकिन पूर्ण युद्ध से बचने की हर संभव जो है वो कोशिश करेंगे। इसी संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप और सी जिनपिंग की जो मुलाकात है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आज कई ऐसे मुद्दे जहां दोनों देश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हैं, एक दूसरे की आवश्यकता भी हैं, जैसे व्यापार, शुल्कों का विवाद, ताइवान का प्रश्न, ईरान के तेल व्यापार का मुद्दा, दुर्लभ खनिजों का नियंत्रण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंपटीशन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो रणनीति है, इन सभी विषयों पर अमेरिका और चीन के बीच में संघर्ष होता है और मजबूरी में सहयोग की आवश्यकता भी है। और यही G2 व्यवस्था की सबसे खतरनाक विशेषता है,
पूर्ण टकराव के बिना लगातार प्रतिस्पर्धा, यानी दुनिया अब उस युग में प्रवेश कर रही है जहां शीत युद्ध जैसी प्रतिद्वंदता तो होगी, लेकिन दोनों महाशक्तियां इस बात का भी ध्यान रखेगी कि संघर्ष इतना भी ना बढ़ जाए कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाए। साथियों, ये जो ट्रंप जिनपिंग की यात्रा होने वाली है, इस पे 4 मुद्दे जो हैं, इस पर बातचीत संभव हो सकती है। सबसे पहला, ट्रेड टैरिफ विवाद। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर अब भी बड़ा मुद्दा है। ट्रंप पहले चीनी सामान पर भारी टैरिफ की चेतावनी दे चुके हैं। दूसरा, ताइवान का मुद्दा। ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव हमेशा देखने को मिलता है और ट्रंप ने कहा भी है कि वह शी जिनपिंग के साथ 11 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार पैकेज पर जो है बात करेंगे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका हथियार बिक्री का लगातार जो है वो विरोध करता रहता है। तो इस पूरे जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? इस पूरे जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि अगर दुनिया धीरे धीरे जी मॉडल की तरफ बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा दबाव उन देशों की तरफ पड़ेगा जो दो बड़ी शक्तियों के बीच में है। और इसका मुख्य केंद्र, जहां मैंने टॉपिक स्टार्ट किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के बारे में मैंने बात किया, तो दोनों शक्तियां जहां लग रही हैं, जहां चीन और अमेरिका दोनों जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, दोनों अपना विस्तार करना चाहते हैं, वो क्षेत्र जो है वो साउथ एशिया है। और यहां हर देश केवल अपने पड़ोस की राजनीति जो कर रहा है, बल्कि अमेरिका और चाइना की जो ग्लोबल राइवलरी का जो है वह हिस्सा भी बन चुका है। अब इसमें हमने कहा नेपाल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो नेपाल क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। साउथ एशिया ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, ये हमने बात कहा और हमने कहा कि साउथ एशिया जो है वो जियो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गया है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसका केंद्र है ना, इस चीज को समझिएगा। चाइना, क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बीआरआई के माध्यम से जो है वो अपना इंफ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और बीआरआई के माध्यम से। यूएस क्या करना चाह रहा है कि स्ट्रेटेजिक रोल जो है वो नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बढ़ाना चाह रहा है, यानी कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के माध्यम से, डेमोक्रेसी पार्टनरशिप के माध्यम से, ट्रेड एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन के माध्यम से जो है वो अपना प्रभाव जो है बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब इंडिया को भी जो है वो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, ठीक है, इस क्षेत्र में। अगर चाइना और यूएसए के बारे में अगर हम बात करें, नेपाल क्यों महत्वपूर्ण है, तो चाइना और यूएसए दोनों नेपाल पर काम कर रहे हैं। चाइना अगर हम बात करें तो नेपाल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे काठमांडू केरुंग रेलवे है, ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी जो है वो नेटवर्क है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइंस की बात हो रही है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, चाइनीज बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड ब्रिज की बात में हो रही है और बीआरआई की बात हो रही है। तो नेपाल के बारे में हमने बात किया कि नेपाल में चाइना इतना है। वहीं यूएसए की बात करें तो यूएसए मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन यानी कि एमसीसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जिसपे $500 मिलियन खर्च किया है। इसके अलावा यूएस एड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर पे है, डेमोक्रेसी पे, डिजास्टर रिलीफ पे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में और पीस कीपिंग कॉर्पोरेशन पर जो है वो अमेरिका जो है वो काम कर रहा है नेपाल में। तो नेपाल भौगोलिक रूप से बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है। ठीक, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ इंडिया है ना, और उत्तर में तिब्बत का क्षेत्र। चाइना नेपाल में यह चाहता है कि चाइना के लिए नेपाल सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है, वह चाहता है कि तिब्बत में कोई एंटी चाइना गतिविधि ना हो। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के जरिए साउथ एशिया तक कनेक्टिविटी बने रहे और इंडिया का ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस जो है वो संतुलित किया जा सके। यानी चाइना नेपाल को अपने स्ट्रेटेजिक बफर के रूप में देख रहा है। वहीं नेपाल में अमेरिका की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स नेपाल में एमसीसी प्रोजेक्ट्स, लोकतांत्रिक संस्थाओं, डेवलपमेंट फंडिंग, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के जरिए अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है और अमेरिका चाहता है कि साउथ एशिया पूरी तरह से चाइना के इन्फ्लुएंस में ना रहे। इसलिए नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि नेपाल किसी एक कैंप में खुलकर नहीं जाना चाहता, वह तीनों के साथ, यानी कि इंडिया से कल्चरल इकोनॉमिक्स टाई, चाइना से इन्वेस्टमेंट और अमेरिका से डेवलपमेंट सपोर्ट, ठीक है, ये तीनों चाहता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब दो महाशक्तियां किसी क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना लगती हैं तो छोटे देशों के लिए न्यूट्रल होना जो है वो बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है। सेम जिस प्रकार से हमने बात की नेपाल की, वैसे ही बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो चाइना यहां भी कई सारे प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, वहीं यूएसए भी प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बे ऑफ बंगाल की, बांग्लादेश की बात करें तो बे ऑफ बंगाल के किनारे स्थित ये जो देश है उसे इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। चाइना बांग्लादेश में पोर्ट्स का निर्माण कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे खर्चा कर रहा है, डिफेंस कॉर्पोरेशन पे खर्चा कर रहा है, इंडस्ट्री में निवेश कर रहा है। उसका लक्ष्य क्या है? बे ऑफ बंगाल में अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को मजबूत करना। वहीं अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका क्या कर रहा है? तो अमेरिका बांग्लादेश में ग्लोबल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक बैलेंसिंग के लिए जो है
एक महत्वपूर्ण देश के रूप में इसको देख रहा है। विशेषकर बे ऑफ बंगाल फ्यूचर नेवल कंपटीशन का एक बड़ा क्षेत्र जो है वो इसको बनाना चाहता है। ढाका बैलेंसिंग डिप्लोमेसी जो है वो खेल रहा है। ढाका समझता है कि चाइना से भैया इन्वेस्टमेंट ले लो और अमेरिका से एक्सपोर्ट मार्केट ले लो, ग्लोबल लेजिटिमेसी ले लो, इसलिए बांग्लादेश किसी एक का पक्ष जो है वो खुलकर नहीं जी रहा है, वो दोनों से फायदा ले रहा है। सेम अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की स्थिति भी हमें ये देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना से भी और अमेरिका से दोनों से जो है मलाई खा रहा है ना। यानी कि एक जगह पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि चाइना को अरेबियन सी से सीधा एक्सेस मिल रहा है, एनर्जी रूट्स मिल रहा है, ट्रेड कनेक्टिविटी मिल रहा है, इंडियन ओशन में प्रेजेंस दे रहा है। और ग्वादर बंदरगाह जो है वो चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक गेटवे की तरह काम कर रहा है कि अगर भविष्य में इंडो पैसिफिक कंपटीशन बढ़ता है तो ग्वादर चीन की नेवल स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। उसी तरह से अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी पाकिस्तान में जो है वो अपने आप को बहुत मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध जो है वो कमजोर थोड़े से हुए हैं, लेकिन काउंटर टेररिज्म, अफगानिस्तान, न्यूक्लियर सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के कारण वाशिंगटन पूरी तरह से पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर पा रहा है। ठीक, अब इनके बीच में इंडिया की अगर हम बात करें साथियों, तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक चैलेंज क्या है? साथियों, इंडिया की स्ट्रेटजी बाकी साउथ एशिया की जो कंट्री है, चाहे पाकिस्तान, चाहे नेपाल, चाहे बांग्लादेश, इन सबसे अलग है, क्योंकि इंडिया किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और यही कारण है कि वो क्वाड में भी है, ब्रिक्स में भी है, रशिया के साथ भी संबंध है, अमेरिका के साथ भी उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और इसीलिए इंडिया इसे कहता है कि देखो भैया, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस कंट्री है, हम हर शक्ति के साथ संबंध रखेंगे लेकिन किसी एक के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो इस समय जो बात हो रही है, लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि अगर G2 मजबूत हो गया तो G2 मजबूत होने के बाद समस्या क्या होगी? G2 मजबूत अगर होता है तो दुनिया में केवल दो डोमिनेंट पावर सेंटर्स रह जाएंगे, अमेरिका और चाइना। और ऐसी स्थिति में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही थी, जो ये हो रही थी कि अमेरिका चाइना के बाद इंडिया, यूरोप, ब्राजील, एशियन देश जैसे मिडिल पावर स्ट्रेटेजिक स्पेस जो है बन जाएंगे, उनका स्पेस जो है कम हो जाएगा। यानी उन्हें मजबूर होकर किसी एक कैंप के जो है वो करीब जाना पड़ सकता है। इसलिए आज कई देश जो मल्टी पोलर वर्ल्ड आपके ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जहां केवल दो नहीं बल्कि कई शक्तियां हों ताकि ग्लोबल बैलेंस बना रहे, यही आने वाले दशकों की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल बैटल बनने जा रही है कि क्या दुनिया बाइपोलर होगी या मल्टीपोलर। तो साथियों, अंततः हम यही कह सकते हैं कि आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अमेरिका और चाइना दोनों ये समझ चुके हैं कि वो एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब संघर्ष का नया मॉडल सामने आ रहा है कि भैया, हम कंपटीशन भी करेंगे और हम कोऑर्डिनेशन भी करेंगे, हम सपोर्ट भी करेंगे और इन्फ्लुएंस जीवन की राजनीति भी करेंगे। और यही G2 की वास्तविक खतरा है, क्योंकि अगर दुनिया दो बड़े शक्ति केंद्रों में बढ़ती है तो सबसे ज्यादा दबाव उन देशों के ऊपर पड़ेगा जो इन दोनों से मलाई खा रहे हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। आज उसी स्ट्रेटेजिक प्रेशर को ये तीनों के तीनों देश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किसी सुपर पावर के सैटेलाइट स्टेट ये बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अपनी सिक्योरिटी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए बैलेंसिंग भी करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या साउथ एशिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बचा पाएगा, या आने वाले समय में यह पूरा क्षेत्र अमेरिका और चाइना के नई कोल्ड वॉर का स्थायी बैटलफील्ड बन जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया तो मैंने कहा भैया कि चाइना और अमेरिका के बीच में फंस गया है कौन? तो फंस गया है नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या हो सकता है और कैसा लगा सेशन, ये भी जरूर बताएं। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट तो आपको करना ही है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।